Hello everyone and welcome back to my channel. Today we're going to talk about schools and sources of Hindu law. Hello everyone and welcome back to my channel. Today we're going to talk about sources and schools of Hindu law, where we will be discussing from where Hindu law originated and what are the different schools that come under Hindu law. Now, Hindu law के जो sources हैं वो दो तरह के हैं. एक है हमारा ancient sources of Hindu law. दूसरा है हमारा मॉडर्न सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ. एंशिएंट सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ में तीन मेन सोर्सेज आते हैं. पहला है हमारा श्रुति, फिर है हमारा स्मृति, फिर है हमारा कस्टम्स. और मॉडर्न में भी हमारे तीन आते हैं. पहला आता है हमारा जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्शियंस. दूसरा है हमारा प्रेसिडेंट एंड तीसरा है हमारा लेजिस्लेशन. नाउ सबसे पहले जो हमें श्रुति के बारे में याद करना है वो ये है दैट श्रु का जो मतलब है यहाँ पे दैट मीन्स टू हियर. मतलब किसी चीज़ को सुनने को हम बोलते हैं श्रु. दूसरी चीज़ जो हमें याद रखनी है वो ये है दैट हिंदू लॉ का जो प्राइमरी सोर्स है वो है श्रुति. ऐसा माना जाता है दैट श्रुति जो है वो डायरेक्टली इट्स द लैंग्वेज ऑफ द डिवाइन. श्रुति के बारे में ये बोला जाता है इट इज अ डायरेक्ट लैंग्वेज ऑफ द डिवाइन. मतलब जो भगवान ने बोला है डायरेक्टली वो हमारा श्रुति है. तो भगवान ने बोला और हमने सुना, तो उससे जो भी लॉ आया है, जो भी हमें लॉज दिए गए हैं थ्रू गॉड डायरेक्टली, वो आता है श्रुति के अंदर. तो श्रुति में वो वेद आ जाते हैं, जितने भी वेद हैं हमारे. ऋग्वेद है हमारा, यजुर्वेद है हमारा, सामवेद है, अथर्ववेद है. तो जितने भी वेद हैं हमारे वेदास, वो सारे के सारे श्रुति में आते हैं. अब आता है हमारा स्मृति. जैसे श्रुति का वर्ड था टू हियर, वैसे ही स्मृति में जो स्मृ वर्ड है उसका मतलब है टू रिमेंबर. मतलब जो हमें याद है या जो हम याद करते हैं उसको हम बोलते हैं स्मृ, टू रिमेंबर. तो इसको हम कैसे याद कर सकते हैं? स्मृ का आप एसएम ले लो. एसएम से हमें वर्ड याद आना चाहिए स्मार्ट मतलब कोई ऐसा इंसान जिसको सब चीज़ें याद रहती है. तो जिसे सब याद रहता है उसे हम स्मार्ट बोलते हैं. स्मार्ट से हमें ये ध्यान जाएगा एंड देन स्मृति. तो अगर एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो स्मृति का एस और एम से याद आ जाना चाहिए स्मार्ट, और स्मार्ट से हमें याद आना चाहिए टू रिमेंबर. तो स्मृति में, श्रुति में हम लोगों ने जो लिखा था उसकी कुछ चीज़ें हैं. तो श्रुति के कुछ एक्सट्रैक्ट्स हैं, ऐसा बोल सकते हैं हम. और ये वो वाले एक्सट्रैक्ट्स हैं, श्रुति के वो वाले पार्ट्स हैं जो हमारे जितने भी ब्राह्मण्स हैं उनको याद रह गया था. सो बेसिकली दैट्स वाई हम स्मृति को टू बी रिमेंबर्ड बोलते हैं, बिकॉज जो ब्राह्मण्स ने सुना और उन्होंने अपने लैंग्वेज में जो उनको याद रह गया, उस बेसिस पे जो भी उन्होंने अपने लैंग्वेज में लिखा वो आता है हमारा स्मृति के अंदर. और ये हमारा ह्यूमन वर्क है, गॉड गिवन है, बट ह्यूमन मेमोरी की वजह से आया है, तो इसलिए हम इसको ह्यूमन वर्क में डालेंगे एंड नॉट अ डायरेक्ट वर्क ऑफ गॉड. नाउ कस्टम को एक लॉ होने के लिए, कस्टम बेसिकली हम लोग हिंदी में बोल सकते हैं जो परंपरा है, एक तरीके से जो सालों से चलता आ रहा है, उसको हम कस्टम्स बोलते हैं. नाउ कस्टम्स के कुछ असेंशियल्स हैं जो प्रेजेंट होना ज़रूरी है, क्योंकि हर परंपरा लॉ नहीं बन सकता. अगर ये असेंशियल्स प्रेजेंट है तो ही कस्टम लॉ बनेगा, अदरवाइज नहीं.
सबसे पहला हमारा एसेंशियल ये है कि ये एंशंट होना चाहिए, मतलब बहुत टाइम से चलता आना चाहिए। इट मस्ट बी प्रैक्टिस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो अगर बहुत टाइम से ये चलता आ रहा है तो हम बोल सकते हैं कि ये एक कस्टम है। दूसरा जो एसेंशियल है हमारा वो ये है दैट इट हैज़ टू बी फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ एम्बिग्विटी। किसी भी तरीके का एम्बिग्विटी नहीं होना चाहिए। एम्बिग्विटी का मतलब यहाँ पे किसी भी तरीके की दो राय नहीं होनी चाहिए, मतलब किसी एक चीज़ का दो मतलब नहीं निकलना चाहिए। इट हैज़ टू बी वेरी प्रिसाइज एंड क्लियर। अगर वो क्लियर है, प्रिसाइज है, तो वो वाला कस्टम हम लॉ मान सकते हैं। तीसरा एसेंशियल जो है वो ये है दैट इट हैज़ टू बी रीजनेबल। बे मतलब का नहीं होना चाहिए। इट हैज़ टू बी रीजनेबल। एंड रीजनेबल हम कैसे बोलेंगे? जब इट इज़ नॉट अगेंस्ट एग्जिस्टिंग लॉज। जो अभी हमारे लॉज हैं उनके अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। अगर वो उनके अगेंस्ट है तो वो वाला कस्टम लॉ नहीं बनेगा। दूसरा, जो ये परंपरा चलती आ रही है इतने टाइम से, ये परंपरा हैज़ टू बी फॉलोड कंटिन्यूअसली एंड यूनिफॉर्मली। यहाँ पे एंड लिख देती हूँ। तो जो हमारे कोर्ट्स हैं, हमारे कोर्ट्स ने 3 तरह के कस्टम को रिकॉग्नाइज किया है। पहला, लोकल कस्टम। दूसरा, फैमिली कस्टम। तीसरा, क्लास कस्टम। लोकल कस्टम का मतलब ये हुआ जो किसी एक लोकेलिटी में फॉलो किया जाता है, एक तरीके से एक कम्युनिटी में फॉलो किया जाता है। दूसरा कस्टम जो हमारा है फैमिली कस्टम, वो वाले कस्टम्स हैं जो एक फैमिली में फॉलो किए जाते हैं, मतलब दीज कस्टम्स आर एप्लीकेबल टू मेंबर्स ऑफ द फैमिली ओनली। एंड जो लास्ट हमारा आता है क्लास कस्टम, वो वाला कस्टम है जिसमें एक पर्टिकुलर क्लास पूरे कस्टम को फॉलो कर रही है, मतलब एक पूरा क्लास उस कस्टम को फॉलो कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, एक पुराना बहुत कस्टम है, एक क्लास है वैश्या। उसमें एक कस्टम था कि अगर किसी वाइफ को हस्बैंड छोड़ देता है, इफ अ वाइफ इज deserted by her husband, then the marriage is said to be broken and the wife is allowed to marry again. तो ये जो पर्टिकुलर कस्टम है हर किसी क्लास या हर किसी फैमिली या लोकेलिटी में फॉलो नहीं किया जाता था, वो सिर्फ इस पर्टिकुलर क्लास में फॉलो किया जाता था। जो भी इस पर्टिकुलर क्लास में बिलोंग करते थे सिर्फ वो लोग ये वाले कस्टम को फॉलो करते थे, तो उसे हम बोलते हैं क्लास कस्टम। अब हम बात करते हैं मॉडर्न सोर्सेज की। मॉडर्न सोर्सेज में सबसे पहले हम बात करेंगे जस्टिस, इक्विटी और कॉन्शियंस की। सो कभी कभार ऐसा होता है कि कोई ऐसी सिचुएशन कोर्ट के पास आ गई है जिसके ऊपर कोई लॉ नहीं है, या अगर कोई एग्जिस्टिंग लॉ हम लोग अप्लाई कर रहे हैं तो भी हम लोग ये वाला डिस्प्यूट का सेटलमेंट नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे केस में कोर्ट मना नहीं कर सकती है कि वीर सॉरी, इसके ऊपर कोई लॉ नहीं है, या जो लॉ है वो हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं, इसलिए वीर सॉरी, वी कैन नॉट सेटल योर डिस्प्यूट। ऐसा नहीं है। अगर इस तरह की सिचुएशन काफ़ी रेयर है, बट अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है कोर्ट के सामने जिसमें सेटलमेंट इज नॉट पॉसिबल, तो कोर्ट क्या करेगी? इंस्टेड ऑफ अप्लाइंग दोज लॉज जिसकी वजह से सेटलमेंट नहीं हो पा रहा है, कोर्ट अपना खुद का दिमाग लगाएगी। कोर्ट अपने खुद के बेसिक वैल्यूज, नॉर्म्स और स्टैंडर्ड्स लगाएगी जो पर्टिकुलर सोसाइटी में चलते हैं, एंड उस बेसिस पे सेटलमेंट करेगी। तो कोर्ट क्या क्या अप्लाई करेगी? बेसिक वैल्यूज, नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स। किस तरीके से लगाएगी? वो इस तरीके से लगाएगी कि हम ये सब चीज़ें अप्लाई करके जो भी कर रहे हैं वो फेयर कर रहे हैं। जो हम हिंदी में बोलते हैं कि ये जायज़ है या जायज़ नहीं है, जैसे हम बोलते हैं दैट दिस इज़ नॉट फेयर और दिस इज़ फेयर। तो वो सिचुएशन, वो फेयर प्ले के लिए हम लोग ये बेसिक वैल्यूज़ और नॉर्म्स और स्टैंडर्ड्स अप्लाई करते हैं। इसको हम लोग नेचुरल जस्टिस भी बोल सकते हैं, क्योंकि हम लॉ नहीं अपने खुद के वैल्यूज अप्लाई कर रहे हैं। फिर आता है हमारा लेजिस्लेशन। ना लेजिस्लेशन क्या है? लेजिस्लेशन एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट है। जो पार्लियामेंट लॉज निकालती है उसे हम लोग
लेजिस्लेशन बोलते हैं। तो जो पार्लियामेंट लॉ निकाल रही है हिंदू लॉ के ऊपर, वो वाला सोर्स हम बोलेंगे लेजिस्लेशंस। जैसे कि पहले बहुत सारे लेजिस्लेशंस आ चुके हैं, जैसे कि हिंदू मैरिज एक्ट है, मैं पूरा नाम नहीं लिख रही हूँ, हिंदू मैरिज एक्ट है, हिंदू सक्सेशन एक्ट है, देन हमारा आता है हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट एट्सेट्रा। तो ये सारे जो एक्ट्स हैं ये स्मृति या श्रुति से नहीं आए हैं, ये सारे जो एक्ट्स हैं ये पार्लियामेंट ने बनाए थे। तो इन ये जितने भी एक्ट्स हैं ये आएंगे लेजिस्लेशन के कैटेगरी में। तो अगर क्वेश्चन आता है दैट HMA कहाँ से आया है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट और व्हाट इज द सोर्स ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट, तो उसका आंसर ये होगा लेजिस्लेशन। तो ये जो लॉज होते हैं ये फाइनल है और ये जैसे ले डाउन किए गए हैं वैसे के वैसे ही अप्लाई होते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर सोर्स है ये सोर्स ओवरराइड करता है पुराने जितने भी सोर्सेज हैं, ओवरराइड प्रीवियस लॉज। तो हमें 4 चीजें याद रखनी लेजिस्लेशन में। पहली बात तो लेजिस्लेशन क्या है, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, ये इसके एग्जांपल्स हैं। लेजिस्लेशन फाइनल है और अगर पुराने कोई लॉज हैं तो उनको ओवरराइड करता है। मतलब अगर कोई कंफ्लिक्ट आ रहा है पुराने लॉज और लेजिस्लेशन में तो कौन सा प्रिवेल करेगा, लेजिस्लेशन प्रिवेल करेगा, ना कि पुराने लॉज। फिर आता है हमारा प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का मतलब ये होता है दैट एक तरीके से ले लेते हैं हम लोग डिसाइडेड केसेस। मतलब अगर पहले कोई केस आया है और उसमें जो सिचुएशन थी वो अभी प्रेजेंट केस के सिचुएशन में सिमिलर है, अगर दोनों सेम टाइप के सिचुएशन है तो जो पहले केस में डिसाइड किया गया था वही चीज़ हम यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। वही वाले प्रिंसिपल्स हम लोग यहाँ पे अप्लाई करके प्रेजेंट डिस्प्यूट को हम लोग सेटल कर सकते हैं। Now let's talk about the schools of Hindu law. Now there are 2 main types of schools under Hindu law. The first one is Mitakshara and the second one is Dayabhag. Dayabhag is prevalent in Bengal and therefore इसको कई बार हम लोग बंगाल स्कूल भी बोलते हैं। And Mitakshara law is prevalent in the rest of India. मिताक्षरा लिखी गई थी बाय विजनेश्वरा। ये वैसे सब्जेक्टिव पेपर में इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, ऑब्जेक्टिव पेपर्स के लिए दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। एंड दिस वाज बेस्ड ऑन याज्ञवल्क्य स्मृति। और जो दयाभाग था, दयाभाग लिखा गया था बाय जिमतवाहन। और मिताक्षरा था जिसकी वजह से जो सोसाइटी थी वो 4 क्लासेस में डिवाइड की गई थी, ब्राह्मण्स, वैश्यास, क्षत्रिय एंड शूद्रस। और जो मिताक्षरा है, मिताक्षरा के भी 4 मिनी स्कूल्स थे, वो अभी हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से। एंड बात करें अगर दयाभाग की तो ये इसमें कोई भी मिनी स्कूल्स नहीं थे। मिताक्षरा के भी 4 मिनी स्कूल्स थे। एक स्कूल था बनारस स्कूल, दूसरा वाला था मिथिला स्कूल, स्कूल नहीं लिख रही हूँ अब मैं। तीसरा था बॉम्बे स्कूल एंड चौथा था हमारा मद्रास स्कूल, मद्रास। जो बनारस स्कूल था वो पूरे नॉर्थ इंडिया में था एक्सेप्ट पंजाब। पंजाब में ये नहीं था। पंजाब में यूजुअली कस्टमरी लॉज चलते थे। मिथिला नदन बिहार में था। बॉम्बे वेस्टर्न इंडिया में था। इसमें गुजरात भी आता था एंड ऑब्वियसली बॉम्बे भी आता था। और मद्रास स्कूल जो था इसको हम द्रविड़ा स्कूल भी बोलते हैं।
और द्रविड़ा। ये था, मद्रास से हमें याद रहेगा सदर्न इंडिया में, जैसे कि तमिलनाडु है, कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश है, केरला है। सो जो मिताक्षरा था हमारा, वो एक ऑर्थोडॉक्स स्कूल था, तो हम मिताक्षरा को थोड़ा ऑर्थोडॉक्स मान लेते हैं, थोड़ी सी पुराने ज़माने वाला लॉ था ये। एंड जो दया भाग स्कूल था वो इसका ही रिफॉर्म था, तो अगर हम इसको रिफॉर्म कर देते हैं थोड़ा सा, तो हमें क्या मिलेगा, दया भाग। सो दैट्स ऑल अंडर सोर्सेज एंड स्कूल्स ऑफ Hindu law. I would also like you to know that there are other videos that are coming up on Hindu law, and I will also start covering Muslim law a little bit for us. Till then, you can just go through whatever we've studied today, and in case you have any doubts, you can let me know and I'll try to get back to you as soon as possible. And as usual, before I leave, I would like to thank you for sticking with me till the end. So if you've made through the video so far, then maybe you should consider subscribing and maybe like the video and share it to spread the word. Thank you so much.